नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में चुनावी प्रचार थम चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी और एक बार फिर कांग्रेस के सत्ता में आने को लेकर बना जो मिथक है वो इस बार तोड़ने का दावा जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में यह कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का दबदबा रहा है। उसी मिथक को तोड़ने का दावा इस बार बीजेपी कर रही है। इस मिथक को तोड़ने के लिए उसके तर्कश में जितने भी तीर थे, बीजेपी ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया। चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का दाव भी चल दिया है। बदले में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर दोपहिया वाहनों को पूरे प्रदेश में फ्री पार्किंग की घोषणा कर डाली है। राज्य के करीब 82 लाख मतदाताओं को रिझाने के लिए सत्ता की पारंपरिक हिस्सेदार रही बीजेपी और कांग्रेस के ये दोनों ऐलान घोषणा पत्र जारी करने के बाद सामने आए। इन दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के मध्य तीसरा विकल्प बनने की जद्दोजहद कर रही आम आदमी पार्टी ने घोषणाओं और चुनावी वायदों को परोसने के अनूठे अंदाज से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। आप सत्ता में आए या ना आए, लेकिन मतदाताओं के बीच उसका शपथ पत्र चर्चा का विषय तो बना ही है कि चुनावी वायदे अगर पूरे नहीं हुए तो आप उन पर केस कर सकते हैं। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर छिड़ी चुनावी जंग में बीजेपी डबल इंजन के काम और मोदी और राम के नाम पर प्रचार करती दिखी, लेकिन वो अटल आयुष्मान योजना, महिलाओं को भूमिधरी का अधिकार, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने सरीखे फैसलों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाई। इसके बदले वो कांग्रेस राज्य में जुमे की अल्पकालिक छुट्टी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुद्दा बनाया और अंत में हिजाब विवाद को प्रचार में उतारकर सियासत गरमाने की कोशिश की। और उसके इसी कदम को हिंदू बहुल राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत से देखा जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों के मन में बहुत अगाध श्रद्धा है और उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार हमारी बने। लोग ये चाहते हैं, लोग चाहते हैं विकास हो, लोग चाहते हैं रेलवे लाइन बने, लोग चाहते हैं कि हाईवेज बने, लोग चाहते हैं मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़े, लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से विकास का काम हो। इसके लिए मुझे लगता है लोगों ने तय कर लिया है। जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास है, डबल इंजन की सरकार चाहिए, इसके लिए लोगों ने तय कर लिया। नहीं, देखिए, हर 5 साल के बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन जनता इस बार कांग्रेस को सुनिश्चित रूप से जिता रही है, क्योंकि उसने देख लिया कि 57 का प्रचंड बहुमत देने के बावजूद यहाँ के नेताओं में, भाजपा के और कार्यकर्ताओं में जो अहंकार सत्ता का सर चढ़कर बोल रहा था, जिस तरह से यहाँ की जनता को उन्होंने कीड़े मकोड़े समझकर लाठियां भाजी मातृशक्ति के ऊपर, बेरोजगार युवाओं के ऊपर, व्यापारियों की दुर्दशा और किसानों की दुर्दशा देखते हुए लोग इस बार ठान चुके हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को ही विजयी बनाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनको आशा की किरण नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की कथनी करनी में उनको फर्क नजर नहीं आता। कांग्रेस पार्टी की योजनाएं वो होती हैं जो संकट मोचक के रूप में मनरेगा की तरह आज लोगों का हथियार बनी हुई हैं। ऐसे में जब लोगों को सस्ती रोटी, सस्ता तेल और खाद्यान्न वस्तुएं चाहिए, महंगाई से निजात और बेरोजगारी से निजात चाहिए, तो पुष्कर सिंह धामी सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा देकर या जुमला देकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र फेंका है। मैं कहना चाहती हूं कि जनता को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। आप अब कितने भी अपने तर्कश से तीर निकाल लीजिए, जनता ठान चुकी है कि उसने कांग्रेस को ही यहाँ शिरोधार्य करना है, सत्ता बनाना है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी है और जिस तरह से प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हुआ है और लगातार उत्तराखंड की जनता बदलाव के मूड में है। उत्तराखंड में लगातार भाजपा और कांग्रेस ने लगातार 5-5 साल शासन किया। 10 साल कांग्रेस ने किया, 10 साल भाजपा ने किया, लेकिन इस समय बदलाव का पूरा मन जनता बना चुकी है। जो हमारे दिल्ली में जो वादे थे और जो हमने यहाँ पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसको देखते हुए जनता ने पूरा बदलाव का मन बना लिया है। अब जनता काम के नाम पर वोट देगी और जिस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति, घटिया राजनीति यहाँ पर चल रही थी, जो बद से बदताल स्थिति उत्तराखंड प्रदेश की थी, तो इस बार जो हमारे प्रचार में जो हमें लोगों तक जाने का मौका मिला, तो उससे जो है जनता पूरी तरह बदलाव के मन बना चुकी है और 2022 में बदलाव होगा।
तो उत्तराखंड में चुनावी प्रचार पूरे तरीके से थम चुका है और अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जितने भी उनके तरकश में तीर थे सब छोड़ दिए और अब सीधी तौर से बात जो है वो जनता पर आ गई है। कल मतदान होना है और इसी मतदान को लेकर जनता जो है कल मतदान करेगी, अपने मतों का अधिकार का इस्तेमाल करेगी और उसके बाद ये साफ होगा कि किसकी किस्मत जो है वो यहाँ पर जनता जो है उस पर फैसला दे सकती है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और राजेंद्र शाह जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से, क्योंकि सत्ताधारी इस समय बीजेपी है। संजीव जी आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल पूरी तरीके से किस्मत आजमाने का दावा जो बीजेपी कर रही है और जो मिथक के कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, उसको तोड़ने का दावा जो है वो बीजेपी करते नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर जो हमने प्रदेश में विकास की एक गंगा बहाई है डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो हमने उत्तराखंड का एक स्वरूप को एक पूरा बदलाव करने का हमने जो काम किया है, जो 2025 तक हमारा जो एक टारगेट है कि उत्तराखंड को भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमने जिला उठाया। चलिए ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास तकनीकी जो खामी है उसको सही होने के बाद। राजेंद्र शाह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस किस तरीके से इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रही है, क्योंकि पूरा जो दमखम था वो तो लगा चुकी है कांग्रेस। आज रात का जो समय है वो मात्र शेष है, उसमें भी चुनाव प्रचार जो है अब वो पूरे तरीके से थम चुका है। किस तरीके से कांग्रेस की तैयारियां कल के लिए? मुस्कान जी देखिए, आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि भाजपा जो है इस बार मिथक तोड़ेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मिथक कैसे तोड़ेगी। मैंने कहा नहीं राजेंद्र शाह जी, मैं पहले आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि तोड़ेगी, वो दावा कर रही है, मैंने बात इतनी कही। नहीं मैं ठीक है, सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा आप कह रही हैं, उनकी जो बातें है ना, कह तो आप रही हैं कि वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मुस्कान जी मैं तो ये पूछ रहा हूँ उनसे कि आप भी ये दावा किस बलबूते पर कर रहे हैं? क्या किया आपने? जितनी घोषणाएं आपने की थी 2014 से लेकर वर्तमान में 2022 तक जो घोषणाएं की हैं वो धरातल पर उतरी हैं? क्या बेरोजगारों को रोजगार आपने 2 करोड़ दे दिया है? क्या आपने जो किसानों का कर्ज माफ करना था वो कर दिया है? क्या आपने महंगाई का जो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, क्या महंगाई कम हो गई है? क्या आपने क्या किया है आपने उत्तराखंड में? क्या नया किया जो आप ये मिथक तोड़ देगी भाजपा? मुझे तो समझ से परे लग रहा है। देखिए, लोग बहुत परेशान हैं, गांव में महंगाई से परेशान है, बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है। पिछले कोरोना के दौर में लोगों ने देखा है कितने अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए, दवाई के लिए, रेमडेसिविर के लिए गिड़गिड़ाते हुए, बेड के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा हुआ है लोगों ने। वो भूले नहीं है और इसलिए उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के ये तय कर लिया। ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी बातें कह ले, इनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी की जुमलेबाजी 2017 में डबल इंजन में लोगों ने देख लिया, 22 तक वो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस ने मन बनाया है मुस्कान जी। कांग्रेस के लिए लोगों ने ये तय कर लिया है कि 2022 में कल मतदान हो रहा है और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और लोग कांग्रेस को जिताने का मन बना चुके हैं। निश्चित तौर पर 10 मार्च को जब आप देखेंगे कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। ठीक है, कांग्रेस को जिताने का मन जो है वो आम जनता बना चुकी है, लेकिन इस बीच जो तीसरी पार्टी है जो तमाम जद्दोजहद करती नजर आ रही है, तीनों अलग से एक अलग विकल्प बनने की कोशिश में, आम आदमी पार्टी की बात मैं कर रही हूँ। संगीता जो आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगी, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया वो भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मुद्दों का है और भाजपा का घोषणा पत्र 2017 का ही अभी 5 सालों में पूरा नहीं हुआ, तो 2022 का कैसे पूरा होगा? ये जनता समझ चुकी है कि उन्होंने क्या किया है। मैं पिछले 5 वर्षों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताऊं तो नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है वो 2.5 गुना यहाँ बढ़ी है, जबकि भारत के और राज्यों में वो कम हुई है। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो बात करते हैं वो बहुत ही खोखली है और इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुविधाओं के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। तो भाजपा किस मुंह से वोट मांगने गई है और जो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत विकास किया है वो जनता को कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस बार जनता इनको चुनने वाली नहीं है। जो जनता के मुद्दों की बात पार्टी कर रही है और जो काम हमने जनता को करके दिखाया है दिल्ली में और हम
उत्तराखंड में भी ये कह रहे हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार हमें मत चुनिएगा, सिर्फ एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। तो इस बार 21 सालों से जो त्रस्त जनता है कांग्रेस और बीजेपी के शासन से, उनकी सरकारों ने जो यहाँ काम किया है उसको देख करके तो अब जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी और आम आदमी पार्टी को वोट दे करके विजयी बनाएगी। आम आदमी पार्टी के क्या कुछ विकल्प किस तरीके से आम आदमी पार्टी को देखा जाए, जरा इस पर भी बातचीत करेगी संगीता जी। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि दोनों पार्टियों पर भरोसा तो जता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो नई पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी को आजमा कर देख लिया, जनता किस तरीके से विश्वास कर सकती है आप पर? क्योंकि मात्र एक ये बात कह देने से कि अगर हमने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए तो आप हम पर केस कर दें, मुंह जुबानी कहने से ये केस कैसे कर दिया जाएगा? इतनी तो जनता के पास संपत्ति भी नहीं होगी शायद। यह है कर्नल साहब ने एक एफिडेविट बाकायदा कोर्ट में पेश किया है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ तो जो भी जनता चाहेगी वो उनको सजा दे सकती है। ये ऐसा नहीं है कि हमने मुंह जवानी कह दिया, और आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां भी दी है वो बाकायदा कार्ड दे करके लिखित रूप में दी है। ऐसा नहीं है कि हम जुमलेबाजी करते हैं या बयानबाजी करते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी जब फ्री बिजली की बात कही थी तो वो वहां करके दिखाई है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की थी वहां करके दिखाया, अच्छे स्कूलों की बात की थी तो वहां के सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्थाएं करके दिखाई, वही हम उत्तराखंड में भी मुहैया कराएंगे। ठीक है संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपका स्टार्टिंग कमेंट नहीं हो पाया था, आवाज आपकी नहीं सही पहुंच पा रही थी, अब आप बताएं। जी देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने विकास के मुद्दे पर 2022 तक जो हमारा विधानसभा चुनाव कल होने जा रहा है, हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच, जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और हमको पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। और जो एक ये मिथक है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, इस मिथक को हम पूरी तरह तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और एक नई परिपाटी को हम लोग जन्म देंगे। और ये देखिएगा, जो हमारा डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, वो सरकार 2025 तक उत्तराखंड की पूरी एक सूरत चेंज करने का हम लोगों ने एक जो बीड़ा उठाया है, जिस तरह से हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में एक नए आयाम खड़े किए हैं। मैं सोचता हूँ 2025 तक हम लोग उत्तराखंड को देश भर का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य आप 2000 आगे तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक राजधानी तो उत्तराखंड को मिली नहीं है, एक सटीक जो स्थायी राजधानी है वो तो अभी तक मिली नहीं है, और आप सबसे बेहतर राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। संजीव जी, चलिए संपर्क उनसे टूट गया है। राजेंद्र शाह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सत्ता में कांग्रेस भी रही है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो जो राजधानी, जो एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड की मांग है वो अभी तक उत्तराखंड को नहीं दी गई है, और न ही इतना जो पीछे का लंबा चुनाव प्रचार रहा है इस बार, वो भी चुनाव प्रचार पूरे तरीके से इसमें इस बात का जिक्र होते हुए दिखा नहीं गया है बेहतर तरीके से। योजनाएं हैं उनको दरकिनार करने में अपनी पूरी सोचता हूँ उत्तराखंड की जनता इन सब चीजों को ना भुगते, इस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पुनः राज्य में आनी परम आवश्यक है। ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज बेहतर नहीं आ पा रही है। संजीव जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, जरा देखिए तकनीकी जो खामी है, जो भी दिक्कत हो उसको दूर करेंगे, उसके बाद मैं फिर से एक बार लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र शाह जी, आपसे मेरा सवाल, ग्रीष्मकालीन राजधानी मातृ गैरसैंण को बनाया गया, लेकिन पिछले इतनी बार सबसे सुनिए सवाल सुनिए एक बार, सबसे ज्यादा बार भी अगर मैं नहीं कहूं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर किसी पार्टी ने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है उत्तराखंड में तो वो कांग्रेस है, उसके बावजूद भी एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है उत्तराखंड को। मुस्कान जी, देखिए, इसके पीछे मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। जब 2001 में अंतरिम सरकार भाजपा की बनी, ये जिम्मेदारी भाजपा की बनती थी,
जिम्मेदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको यहाँ सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में भी, तब आपने परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं करा, 26 संशोधन करके उत्तराखंड के तमाम संसाधनों को गिरवी रख दिया। छत्तीसगढ़ और झारखंड में राजधानी का निर्णय हो गया। हम आए मुस्कान जी, हमने वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने वहां पर विधानसभा बनाई, हमने एमएलए निवास बनाए, हमने मंत्री निवास बनाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हमने इस सोच के तहत किया था कि हम पहले वहां पर पूर्ण रूप से उसे जिला बनाएंगे गैरसैंण को। इन्होंने कमिश्नरी घोषित करी, अपना खुद ही घोषित करके फिर वापस ले ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई वहां गैरसैंण में, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है ये कांग्रेस ने तो किया। और उसके बाद हमने कहा था लोगों से कि आप हमें समर्थन दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम इसको पूर्ण राजधानी घोषित करें। और आज भी कह रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं हम स्थायी राजधानी बनाएंगे और निश्चित तौर पर बनाएंगे। लेकिन हमने शुरुआत इसलिए की थी कि पहले वहां पर हम कम से कम कुछ विकास कार्य शुरू करें, गैरसैंण को पूरे उत्तराखंड से जोड़ने का काम करें। जो सड़कों के जाल हमने बिछाने की बात कही थी गैरसैंण में, वो कुमाऊं गढ़वाल वाले, उन्होंने क्या किया ये एक भी ये बता दें 2017 से 22 तक मुस्कान जी इन्होंने गैरसैंण में क्या किया है, या ये एक योजना ये बता दें कि हमने 2017 में इसका शिलान्यास किया था और 2022 के बीच में हमने इसका उद्घाटन कर दिया। एक विकास की योजना तो बताएं, हम विकास करेंगे हम 25, अरे भैया 25 की बात छोड़ो, वर्तमान की बात करो ना। 17 से 22 आपने क्या किया, कुछ नहीं किया है। और हमारी सोच बहुत साफ है, हमने आज भी कहा है कि हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। हमने वहां पर जो डेवलपमेंट किया, जैसे हमारी सरकार आएगी अब 10 मार्च के बाद हम लोग फिर शुरुआत करेंगे, वो गैरसैंण को जिला बनाएंगे, जिला बनाने के बाद वहाँ जो सड़कों का जाल बिछाएंगे इसको देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक पूरा लेकर पौड़ी तक जोड़ेंगे, नई सड़कों का निर्माण करेंगे। चलिए, संजीव जी कह रहे हैं अपने चश्मों का नंबर चेंज कराइए। मैं एक बार जानना चाहूंगी उनसे वो किस बात पर ये बात कर रहे हैं। संजीव जी। जी, जिस समय बात होती है कांग्रेस का एक रटा रटाया सा एक जवाब होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई, इनको ये चमचमाती हुई सड़कें नहीं दिखती, इनको नए फ्लाईओवर्स दिखाई नहीं देते, इनको टनल्स दिखाई नहीं देती, इनको इंटरनेट एक्सचेंज दिखाई नहीं देता, इनको जो स्वास्थ्य सुविधाओं में एक जबरदस्त बदलाव आया वो दिखाई नहीं देता, इनको अटल आयुष्मान की जो हमने योजना चलाई वो दिखाई नहीं देती, इनको नई यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है वो दिखाई नहीं देती, इनको जो नए नए मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाए वो दिखाई नहीं देते, नए नए जो हम स्कूल बना रहे हैं, जो उनका उच्चीकरण कर रहे हैं, वो इन लोगों को दिखाई नहीं देते। जो सरकारी स्कूल बंद हो गए ये भी बता दीजिए संजीव भाई, कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए? हम लोग विकास से पूछ तो लीजिए कहाँ बनाया इन्होंने मेडिकल कॉलेज। भारत सिंह जी रोते नहीं, अगर कैबिनेट छोड़ के नहीं जाते तो 5 करोड़ भी रिलीज नहीं होते। एक बार उनको स्टार्टिंग कमेंट हो जाने दीजिए, शुरुआत से उनको समय नहीं मिल पाया है, एक बार मैं सुनना चाहूंगी उनकी बात। वो प्रॉब्लम इन लोगों की है, वो प्रॉब्लम इन लोगों की है, क्योंकि देखिए मुस्कान जी देखिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी दल है, अगर ये इस चीज को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ विकास हुआ है, इनको भी मालूम है कि हाँ विकास हुआ है, लेकिन ये अगर उस चीज को स्वीकार कर लेंगे तो इनको विपक्ष कौन कहेगा? इन लोगों के लिए एक मजबूरी है कि विकास को स्वीकार करते हुए भी कैमरे के सामने और जनता के सामने ये बोलना है कि विकास नहीं हुआ, जबकि अगर एक इंडिविजुअली इन लोगों से भी बात करी जाए तो ये लोग ये कहेंगे कि जितना 5 सालों में उत्तराखंड का विकास हुआ शायद पिछले 21 वर्षों में कभी विकास इतना नहीं हुआ। जिस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र शासित आज उत्तराखंड में चल रही है, जिस तरह से रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिस तरह से नई नई टनल्स बन रही है, जिस तरह से पहाड़ों पर रेल परियोजना तो हमने हो रही है, जिस तरह से भारतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना, जिस तरह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जिसके लिए कभी हमको चाइना से होकर जाना पड़ता था और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी हम लोग यात्रा नहीं कर पाते थे। आज खटीमा से लेकर और सीधा सड़क मार्ग से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे, जिससे न केवल श्रद्धालु अपनी यात्रा कर पाएंगे, साथ ही आप ये देखिएगा हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनको कितना बड़ा एक रोजगार का एक माध्यम मिलने जा रहा है।
कितना बड़ा हमारे उत्तराखंड को एक पर्यटन कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं आप संजीव जी, कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? ठीक है, हो गया आपका स्टार्टिंग कमेंट, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, लेकिन मैं इस सवाल के साथ लौटना चाहूंगी कि संगीता जी भी एक सवाल पूछ रहे हैं और राजेंद्र शाह जी भी यही सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी है उत्तराखंड में, और दूसरी बात, कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जरा इसकी भी गिनती कर लीजिए। ये नाम बताए प्लीज, नाम बताए और जिला बताए और कहाँ बनाइए, वो बताइए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमारे कई पर्वतीय जिले ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस के समय पर ऐसे स्कूल इन लोगों ने इनके समय पे चल रहे थे जहाँ पर 2 बच्चे थे और उनके ऊपर 3-3, 4-4 लोगों का शिक्षकों का स्टाफ था, यानी कि 1-2 बच्चों के लिए तो आपने स्कूल बंद कर दिए? 2 बच्चों के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए एक तरह से सरकारी अफवाह हो रहा था। तो आपने स्कूल बंद कर दिए? मैं उसको अफवाह कहूंगा। हमने उन स्कूलों को क्लबिंग किया है, हमने उन स्कूलों को क्लब किया है, 5-5, 4-4, 5-5 स्कूलों को क्लब करके उन जगहों पे और उन बच्चों के लिए हमने कन्वेंस के साधन उपलब्ध कर। बेहतर होता अगर आप वहां पर थोड़ी सी जागरूकता फैला देते, बच्चों को शिक्षा किस तरह कितनी जरूरी है ये फैला देते अगर अपनी सरकार में, तो शिक्षा प्रणाली जो है वो सुधर जाती और शिक्षा जो है वो ज्यादा उत्तराखंड में होती। लेकिन आपने तो स्कूलों को क्लबिंग करने का काम किया। एक जगह पर जहाँ स्कूल है, अगर आप उसमें शिक्षा व्यवस्था को और सुचारू करते, अगर और बच्चों को वहां पर भेजते पढ़ने के लिए, एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं होता है उत्तराखंड में कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, बच्चों की फीस को कैसे कम किया जाए, लेकिन हिंदू यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हमेशा उठाता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया है, क्योंकि ये न किसी को शिक्षा देना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर का कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, इंडिविजुअल किसी का बयान होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, हम उसे नहीं मानते जो है पूरी तरह से। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस समय सीधा आपको लिए चलते हैं मंडी गोविंदगढ़, जहां पर सीएम चन्नी का रोड शो हो रहा है। उसी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं इस रोड शो की भव्यता, जहां पर ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडी गोविंदगढ़ में ये रोड शो किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार ये काफिला सीएम चन्नी का और उनके साथ रोड शो में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लगातार आप देख सकते हैं लंबी लाइन यहाँ पर गाड़ियों की लगी है, गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे और पूरे तरीके से जोर शोर के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी भव्यता के साथ यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है। उसी की कांग्रेस के झंडे आप देख सकते हैं। शो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का कांग्रेस को भव्यता पंजाब में किस तरीके की है। लगातार पंजाब में जब ये बात कही जाती है तो कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पंजाब में पूरे तरीके से एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर एक बार फिर से आने की उम्मीद जो है वो कांग्रेस में अभी भी जगी हुई है। और यही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का रोड शो आप देख सकते हैं मंडी गोविंदगढ़ में, पंजाब के सीएम का ये रोड शो है, जहाँ पर भव्यता की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गाड़ी में मौजूद हैं, उनके साथ कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद हैं और ये जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये बड़ा रोड शो मंडी गोविंदगढ़ में, पंजाब में, जहाँ पर चुनावी जनसभा है। और इसके साथ आपको बता दें कि 20 तारीख को पंजाब में वोटिंग होनी है और इसी 20 तारीख को यहाँ पर मतदाता जो हैं वो वोट करके अपनी सरकार चुनने का काम करेंगे। और उसी से पहले रोड शो लगातार किया जा रहा है, पूरे तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जल्द ही यहाँ पर भी चुनाव प्रचार थम जाएगा, चुनाव प्रचार का शोर। उससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से अपनी कोशिश करती नजर आ रही है और उसी में से कांग्रेस एक है, जहाँ पर कांग्रेस जो है आज रोड शो करती नजर आ रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ये रोड शो है मंडी गोविंदगढ़ से, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का रोड शो है। यहां पर पैदल भी उनके काफिले के सामने लोग मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। पूरे तरीके से जोश यहां पर देखने को आप देख सकते हैं, पूरे तरीके से कितना युवाओं में जोश है। यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, तमाम जो वर्ग है उनके लोग मौजूद हैं और रोड शो में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
प्रियंका गांधी यहाँ गाड़ी में मौजूद हैं और लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। सीएम चन्नी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद हैं। उनका ये रोड शो, जहाँ पर आज प्रियंका गांधी पंजाब पहुंची है, मंडी गोविंदगढ़ में उनका ये रोड शो, चुनावी जनसभा चल रही है और उसी के बाद जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। उससे पहले की रोड शो की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रियंका गांधी खुद स्टार प्रचारक बन के यहाँ पर पहुंची हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करती नजर आ रही है, रोड शो करती नजर आ रही है और उनके साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है कि पंजाब में सरकार को कायम रखा जाए, पंजाब में सत्ता पर अपने कब्जे को कायम रखा जाए और उसी के लिए ये रोड शो, जिसकी भव्यता कितनी है वो आप देख सकते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में पहुंची हैं प्रियंका गांधी, उनके साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पूरा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में हो गया है। मंडी गोविंदगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 20 तारीख को पंजाब में चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों से पहले पूरे तरीके से जनसभा को संबोधित करना, जनसभाएं करना, रोड शो करना, तमाम रैलियां करना और लोगों को लुभाना, सत्ता में वापसी करने का ख्वाब देख रही कांग्रेस जो है वो यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रही है। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मंडी गोविंदगढ़ पहुंची है और यहाँ पर वो लोगों का अभिवादन करती नजर आ रही है, लोगों से एकाएक मिलती नजर आ रही हैं और उनसे वोट की अपील यहाँ पर की जा रही है। और भव्यता इस पूरे रोड शो की आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ यहाँ पर मौजूद है। पूरा काफिला है गाड़ियों का, गाड़ियों पर पूरे तरीके से गाड़ियों को सजाया गया है, कांग्रेस के झंडे लगाए गए हैं और इसी के साथ पैदल भी यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। नई सोच नया पंजाब के तहत ये जो रैली है वो की जा रही है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर लगातार चुनावी प्रचार जो है आज थम चुका है और कल वोटिंग होगी और उसके बाद सत्ता का फैसला होगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संगीता जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आप अपनी बात रखें, काफी समय से आप इंतजार कर रही हैं। संगीता जी, देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही रहे हैं, तो बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो अभी संजीव भाई कह रहे थे कि विकास किया है, तो केवल मुख्यमंत्रियों को बनाने का विकास किया है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री दिए एक पूर्ण बहुमत की सरकार में। तो जनता इन पर क्यों विश्वास करे कि जब ये एक स्थायी मुख्यमंत्री नहीं दे सकते और हम इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देते हैं, तो इन पर जनता क्यों विश्वास करेगी। और स्वास्थ्य की सुविधाएं
यहाँ कितनी है ये जनता इससे वाकिफ है? अभी जैसा मैंने कहा था कि मृत्यु दर का आंकड़ा नवजात शिशुओं का उत्तराखंड में 2.5 गुना बढ़ा है। तो जब ये कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, तो वो आंकड़ा बड़ा क्यों है, कम क्यों नहीं हुआ है? ये संजीव भाई इस बात का जवाब दे दें। ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे अस्पताल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, तो कहाँ खोल दिए, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि हमने नौकरियां दे दी, तो आज भी फिर लगभग 59,000 पंजीकृत बेरोजगार क्यों है अगर इन्होंने सभी को नौकरी दे दी? तो झूठ बोलना और झूठ की राजनीति करना ये अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि जनता सारी चीजें समझ चुकी है और 5 वर्षों से त्रस्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं महंगाई की भी एक बहुत बड़ी मार झेल रही है बेरोजगारी में। जिन परिवारों के बच्चे आज बेरोजगार हैं और एक दूसरी तरफ महंगाई का एक बड़ा बोझ उन पर पड़ रहा है, तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो कितना कठिनाई से इस समय अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उन्हें एक मौका मिला है, क्योंकि जनता के हाथ में ताकत है, तो कल जब उन्हें एक ये अधिकार मिला है और मौका मिला है, तो वो उसका एक उचित प्रयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कि इसकी सरकार को यहाँ बिल्कुल नहीं आने देंगे। और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जब 10 वर्षों का शासन किया, 5 साल, तो कांग्रेस ने भी यहाँ क्या सुविधाएं मुहैया कराई? स्थायी राजधानी नहीं दे पाए, रोजगार की उचित व्यवस्था नहीं कर पाए, गांव-गांव तक आज भी सड़कें मुहैया नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने जो उत्तराखंड के विकास में योगदान दिया है, ये जनता के सामने है कि उत्तराखंड का कितना विकास किया है। कि आज बीजेपी ये बात चिल्ला कर कहती है कि क्या आपको सड़कें नहीं दिखती है, कि आपको पुल नहीं दिखते हैं। मैं लौटूंगी संजीव जी के पास, लेकिन उससे पहले राजेंद्र शाह जी आपके पास में आना चाहूंगी। सड़कें दिखती है मुस्कान जी, क्योंकि ये देहरादून है तो वहीं की सड़कें दिखती है। ये आकर के पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ गाँव को देखें, ये आकर के चंपावत जिले के दूरस्थ गाँव को देखें, ये जाकर के रुद्रप्रयाग के दूरस्थ गांव को देखें, उत्तरकाशी के दूरस्थ गांव को देखें, तो इन्हें पता चलेगा केवल देहरादून की सड़कों को देखने से उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण नहीं हो जाता है। ठीक है राजेंद्र शाह जी, सवाल एक बार फिर से आप पर भी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की भी रही है, आपने अपने कार्यकाल में क्या विकास किया, किस तरीके से जो राज्य हैं, माफ कीजिएगा, जो शहर हैं, जिले हैं, उनको सड़कें देने का काम किया? राजेंद्र शाह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, राजेंद्र जी से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? पर रखा है। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ भाई जी। चलिए, तो आप ये बता दीजिए, चीख कर बीजेपी ये बात कहती है कि हमने सड़कों का विकास किया, हमने ये किया, हमने पुल बनाए, हमने तमाम सड़कें दी, लेकिन संगीता जी कह रही हैं कि आप जरा पिथौरागढ़ की तरफ जाकर देखिए, सिर्फ देहरादून में सड़कें देख लेने से, देहरादून को सड़कें दे देने से पूरे राज्य को तो सड़कें नहीं मिल जाएंगी, वहां का विकास कौन करेगा? मैडम, इस बात का जवाब तो आप संगीता जी से ये लीजिएगा कि पिथौरागढ़, जो टनकपुर से पिथौरागढ़ पहले 12-12, 14-14 घंटे लगा करते थे, आज हम 4 घंटे और 5 घंटे के अंदर वहाँ की यात्रा कर पा रहे हैं। वो किसकी देन है? उसको आप लोग विकास नहीं कहते क्या? वो सड़क मार्ग से ना जाके क्या देखिएगा, टनकपुर आइएगा क्या? ये लोग हवा में चल रहे हैं क्या? सड़क की कितनी खराब है। मुस्कान जी, देखिए, आम आदमी पार्टी को तो हम बिल्कुल एक तरह से नॉन सीरियस लोग हैं। ये झूठ का इन लोगों को एक तरह से आपका झूठ ये जनता देख रही है। आपको मैं बताऊं तो मैं टनकपुर में रहती हूँ, आपको मैं बताऊं तो मैं यहाँ से सफर करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। जिस तरह से आप देहरादून के बारे में वाकिफ है, मैं भी यहाँ की सड़कों के बारे में वाकिफ हूँ। इन लोगों के पास दूसरे को कोसने के अलावा और कुछ भी है नहीं। आप अपना काम बताए ना, आप अपना काम बताए ना संजीव जी। मैडम, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन ये सुनने को तैयार हो तो मैं बताऊं ना। इनको हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज दिखाई नहीं देता। इनको जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तैयार हो रहा है, इनको जो भारत माला प्रोजेक्ट लगातार तैयार हो रहा है, जो आज दूरस्थ गांवों तक, दूरस्थ इलाकों पहुंच चुकी है,
अस्पताल दिखाई नहीं। जो हॉस्पिटल्स में आज नए नए इक्विपमेंट्स हैं वो इनको दिखाई देते नहीं है। अब ये इन लोगों का दृष्टि दोष है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। जनता बताएगी आपकी किसमें दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष की बात आप कर रहे हैं संजीव जी। जनता तो कल पूरी तरह से बताने वाली है। जनता कल पूरी तरह से बताने वाली है। चलिए ठीक है, राजेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है, राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी दृष्टि दोष बता रहे हैं संजीव जी। देखिए मुस्कान जी, ये जुमलेबाजों की सरकार है, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, इनका काम जुमलेबाजी करना है, धरातल पर कुछ नहीं करते हैं और काम कुछ किया नहीं है तो हिंदू मुस्लिम की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे या फिर ये इधर उधर की बातें करते हैं, धरातल पर कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया है इन्होंने। और महंगाई तरफ पर लेकर महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों मुद्दे इतने ज्वलंत कर जो किसानों लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात तो कांग्रेस की तरफ से उठी थी, जहाँ तक मुझे लगता है राजेंद्र शाह जी। नहीं मुस्कान जी, देखिए कोई कार्यकर्ता क्या रहूंगा, अब कोई कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता नेता भी नहीं है, पदाधिकारी भी नहीं है, अब कोई कार्यकर्ता उसकी भावनाएं होती है, उसने भावनाओं में कोई बात कही है तो उससे कांग्रेस उससे साथ थोड़ी रखती है। देखिए कांग्रेस के किसी नेता ने, कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने उस बात, और कांग्रेस ने इस बारे में स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन क्योंकि इनके लिए तो ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, ये चीजें नहीं है कभी विकास कहाँ नहीं हुआ, कहाँ कांग्रेस विकास चाहती ही नहीं है, कांग्रेस विकास चाहती ही नहीं है ना। कांग्रेस किस तरह की स्थिति रही है, चाहे मैं रुद्रप्रयाग की बात करूँ, चाहे मैं कोटद्वार की बात करूँ, इसीलिए इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी, इसीलिए इन्होंने इनका जुम्मे की छुट्टी की बात करी। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है और इनकी 7 से 12 सरकार रही है, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को कोई इनकी जो है लेना देना 17 से नहीं 22 है, सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। 2002 में 2 से 7 तक नारायण पंडित नारायण तिवारी जी की सरकार में यहाँ लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला। सिडकुल बताइए, इतनी बड़ी सोच इनकी रही है, सिडकुल से लेकर सहसपुर में लागा रोड से लेकर हरिद्वार में कहाँ इंडस्ट्री नहीं बनाई उन्होंने। और उसके बाद 7 के बाद फिर 12 हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तराखंडियत की बात की हमने, घाट गधेरे की बात की, वो भी खत्म करके और उस दौरान ही हमने जो है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हमने वहाँ गैर सरकारी कुछ करना चाहते तो भाई आप कुछ बढ़ाकर ना वहाँ कुछ करते, ये चीज तो आपने लगाई और लगातार झूठ बोलकर ये नहीं चलने वाला है। और इस बार लोग समझ गए, दिल्ली वाले बाबा को भी समझ गए कि भाई इनका भी काम ये है कि इन्होंने डबल इंजन कहा, प्रचंड बहुमत की सरकार आप लगाइए, 57 का मैंडेट दिया, हमें 11 पे फेंक दिया उठा के, ठीक है जनता का फैसला सिर बात है, लेकिन भाई 57 के मैंडेट में आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अब वो या तो पहला वाला नालायक था, चोरी करता था, तब आपने हटाया, या दूसरा वाला नालायक था, वो भी चोरी करता था, भाई कुछ ना कुछ खराबी तो रही होगी, क्यों बदल दिया आपने? इसका जवाब है इनके पास, क्योंकि बदले क्यों? राजेंद्र शाह जी एक बात बताएंगे, राजेंद्र शाह जी एक बात बताएंगे। जिस रोज आप कांग्रेस भवन में पीट रहे थे, उस दिन तो आप बड़ी मोटी मोटी गालियां दे रहे थे हरीश रावत जी को। किसको? कि हरीश रावत जी ने अपने गुंडे मेरे ऊपर हमला करवा दिया। संजय जी आप चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि मोटी मोटी गाली दे रहे हैं। आपके पास एक भी शब्द है मेरा जो मैं गाली देते हुए था, है क्या? आपकी मेरे साथ डिबेट हुई है श्रीमान, आपकी मेरे साथ डिबेट हुई है, आपकी मेरे साथ डिबेट हुई है। मैं कह रहा हूँ आपने जो बोला है कि मैंने मेरे साथ डिबेट हुई है, उस दिन आपका ये भी बोलना, संजय जी जो आपने बात कही है कि मैंने मोटी मोटी गाली दी है, क्या आपके पास कोई ऐसा है? कांग्रेस के अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने मुझ पर हमला करवाया। ये बात बताइए संजय जी, बात कहाँ से कहाँ घुमा दी आपने? बात कहाँ की हो रही, आप कहाँ ले जा रहे भैया? उस पर मुद्दे पे आओ। मुझे 17 से 22 तक का एक ऐसा बता दो जिसका आपने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन कर दिया इन 5 सालों में। वो एक जगह का, जिले का, ब्लॉक का नाम बता दीजिए बस। मेरा इतना निवेदन है, बताइए आप किस जिले में और किस ब्लॉक में, बताइए।
एक नहीं 100 गिनवाऊंगा। अरे 100 नहीं भैया, एक बताओ आप बताओ। अरे श्रीमान जी, जो चांदी पुल है पीली झील के ऊपर, आपकी सरकारों ने पिछले 14 सालों से उसका काम रोके रखा था। हमारी सरकार ने उसका काम चालू भी करवाया, हमारी सरकार ने उसको पूरा भी किया, उसका उद्घाटन भी किया। हमारी सरकार में तो 7 से 12 घोटाला हुआ उसमें, जो उसकी अलाइनमेंट चेंज हुई, जो श्रीमान जी घोटाले जितने हुए हरीश रावत की सरकार में हुए, जितने घोटाले हुए हरीश रावत की सरकार में हुए। छात्रवृत्ति घोटाला आपकी सरकार में हुआ, NS घोटाला आपकी सरकार में हुआ। हमारी सरकारों ने उन घोटालों को खोलने का काम किया। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की सरकार थी। हमारी सरकार में दलालों की एंट्री सचिवालय के अंदर संजीव जी पूरी तरह से बस रहने दीजिए, रुक जाइए, रहने दीजिए। बीजेपी कोई दूध की धूली नहीं है। आपकी सरकार अगर आपकी सरकार गई तो आपके भी बहुत घोटाले सामने आएंगे। बहरहाल ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सरकार जाने के बाद हर सरकार के घोटाले सामने आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि सरकारें चाहे कोई भी हो, घोटाले लगातार सामने आते हैं। फिलहाल की अगर बात करूं तो आप कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। अपने जरा जो प्रत्याशी आपके उनको देख ले, बार बार दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप लगता है कि बलात्कार के आरोपी को तो आप टिकट दे देते हैं। मैडम देखिए, मुस्कान जी, मंत्री पे कितने मुकदमे, जरा पूछिए मुस्कान जी। देखिए इन लोगों राजेंद्र के जी पूछ रहे पास शिक्षा मंत्री पर कितने मुकदमे हैं, वो भी बता दें जरा उन्हें। कितने मुकदमे जरा बताइए, सबसे ज्यादा मुकदमे कितने? लगातार ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ठीक है, संगीता जी का सवाल भी पहले सुन ले, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। संगीता जी। मुस्कान जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि रुकिए, पहले आप अपने सवालों का जवाब दें, उसके बाद दूसरी पार्टियों से पूछेगा। संगीता जी भी कुछ पूछना चाह रही है। संगीता जी। मैं बता रहा हूँ बताइए। कांग्रेस ने इस बार जितने लोगों को टिकट दिया उसमें 22 दागी ऐसे हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिनके ऊपर हत्या तक के मुकदमे, बलात्कार तक के मुकदमे और बड़ी बड़ी संगीन धाराओं के मुकदमे चल रहे हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घर में पत्थर मारने का कोई अधिकार नहीं है। संजीव जी, ये कहावत आप पर भी लागू होती है, जिनके घर शीशे के हो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अपनी पार्टी में, अपने गिरेबान में जरा झांक कर देख लीजिए। मैडम, हमारी पार्टी ने विकास किया है, हम विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपके पास सवालों के जवाब तो होते नहीं है, जरा डिबेट के बारे में पढ़कर भी आइएगा संजीव जी। संगीता जी, विकास के मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। सवालों के जवाब देने ठीक है संजीव जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संगीता जी, विकास का कोई रोड मैप नहीं मैं मुस्कान जी कह रही हूँ कि संजीव भाई को सवालों के जवाब देने नहीं होते हैं तो ये इधर उधर की बात करते हैं। इनसे पूछा जाता है स्कूल कितने बनवाए तो ये बता नहीं पाते हैं। इनसे पूछा जाता है कि सड़कें कहाँ कहाँ बनवाई, किस गांव तक पहुँचाई, तो ये बता नहीं पाते हैं और इधर उधर की बातें करके विकास की बात करते हैं कि जनता मान ले कि इन्होंने विकास किया है। ये झूठ बोलते रहे और जनता मान ले कि विकास किया है, लेकिन इस बार ऐसा चलने वाला नहीं है संजीव भाई। बना है वो हमारी सरकार ने बनाया है। भगत जी के ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं तो क्या करेंगे? तो जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है, वो जवाब देना भी नहीं चाहते। इन बातों का जवाब देने लगे तो फिर से फंस जाएंगे। एक घोटाला उसके बारे में कुछ बता दो। चलिए, राजेंद्र शाह जी एक और सवाल पूछ रहे हैं। संजीव जी, आप सवाल सुनते रहिए। आज विकास की बात बहुत करते हैं, जरा आज आपको आईना दिखाई दे तमाम पार्टियां, उनसे सुनी लीजिए उनके आरोप। राजेंद्र शाह जी भी कुछ कह रहे हैं। जवाब तो दिलवाइए मुस्कान जी, जवाब तो दिलाइए। ये जो हरिद्वार में सबसे बड़ा ICPCR घोटाला हुआ वो कब हुआ, किसके राज में हुआ? संजीव जी के पास अगर जवाब ही होते राजेंद्र शाह जी, तो इतने समय की डिबेट में वो हर सवाल का जवाब देते। जवाब नहीं है उनके पास, मात्र चिल्ला कर ये बात कह देना कि हमने विकास किया, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास हुआ। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो उत्तराखंड में, चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी में, हर सरकार में पूरे तरीके से जनता का विकास नहीं हो पाया है। सबसे दुर्भाग्य की बात है आज के समय में भी। सुनिए संजीव जी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। कोरोना काल में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम मिसमैनेजमेंट की तस्वीरें भी सामने आई है। मत बात कीजिए उस बारे में संजीव जी, उस पर भी आप ही गिरेंगे। सवालों के जवाब आपके पास होते नहीं है, आप इस तरीके की बातें लेकर आ जाते हैं। पूरी तरह फेल हो गए थे कोरोना में। लोग अस्पतालों के गेट पर जो है मरने के लिए छोड़ दिया था इन्होंने।
मरने के अस्पतालों के गेट पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाई रिस्क जोन में उन कोरोना के पेशेंट्स का ध्यान रख रहा था, उन कोरोना पेशेंट्स को राशन दे रहा, मुहैया करा रहा था, दवाइयाँ। संजीव जी जरा क्षमता रखिए सुनने की। आपने अपनी सारी बातें कह ली, अब जरा सुनने की क्षमता रखिए। ना तो आप दोनों आम आदमी पार्टी की बात सुन रहे हैं, ना आप कांग्रेस की बात सुन रहे हैं। दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं और आप अपने मात्र इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सवाल आपसे पूछा जाए, एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। पार्टी की सरकार ने 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी है। एक सवाल का जवाब नहीं होता है। और संजीव जी जरा पढ़कर आ जाया करिए डिबेट में। ना तो आप आम आदमी पार्टी के जवाब दे रहे हैं सवालों का, ना आप कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। मात्र चिल्लाकर आपने सुनिए, अभी तक की डिबेट में आपने कम से कम 100-200 बार एक विकास शब्द का इस्तेमाल किया होगा। वो विकास धरती पर दिखना भी चाहिए। एक स्थायी राजधानी आप आज तक नहीं दे पाए हैं। एक स्थायी राजधानी, सुनिए, एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए हैं आप आज तक। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं खोला गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई। संजीव भाई मान लेते हैं आपने विकास किया, आपको बता भी तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। कहाँ किया है ये तो आपको बताया नहीं जा रहा। विकास हुआ है चिल्ला रहे हैं आप डिबेट में बैठ करके। 70 की 70 सीटों पर आप लोग जमानत अपनी बचा नहीं पाने वाले हैं। आप लोगों ने जमानत तो जनता देखेगी किसकी बचानी है किसकी नहीं। आपने जो 5 साल में किया है वही बता दीजिए, बाकी छोड़िए। विश्वविद्यालय का नाम बताओ, कुछ किया है? आपने चंपावत जिले में कितनी सड़कें पहुँचाई? चलिए ठीक है संजीव जी इधर उधर की बात रहने दीजिए। ठीक है, आप जरा रुकिए, मैं बाकियों की भी बात सुन लूं। दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, आप मात्र इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए, मैं रोकूंगी आपके पास। राजेंद्र शाह जी, आप अपनी बात रखें। जी 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 बताइए, तमाम विकास की बातें हो रही हैं। नहीं देखिए मुस्कान जी, अब ये एक्चुअल में क्या है इनका कि जब ये डिबेट में बैठते हैं तो ये इनसे पूछो, कोई इनसे बात करो, तुम कुमाऊं की ये गढ़वाल पहुंच जाते हैं, इनसे गढ़वाल की बात करो तो ये जो है रुड़की पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये बातों का जवाब नहीं देते हैं और बेकार की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भैया, किस आदमी पे तुमने कांग्रेस के किस नेता पे मुकदमा दर्ज करा? कांग्रेस ने बहुत घोटाले करे, मैं मान गया तुम्हारी बात, बहुत घोटाले। तुम एक आदमी का बताओ कि तुमने 2007 में भी कहा, जब तुम 7 में आ गए, 7 से 12 और 12 17 से 22 तक तुमने किस नेता के कांग्रेस के मुकदमा दर्ज करा? एक का नाम बताओ ना, बताइए ना आप। एक कांग्रेस के एक नेता का बताइए ना। ऐसे थोड़ी होगा कि आपने घोटाले कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने ये कर दिया, ये कहने से नहीं होगा। ठीक है, घोटालों पर उनसे जवाब ले लेंगे। ठीक है राजेंद्र शाह जी, घोटालों पर जवाब ले लेंगे, लेकिन बार बार सवाल यही कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई वो भी आपके कार्यकर्ता ने उठाई। बेशक आपके कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने बात उठाई, आप कह रहे हैं कि कोई पदाधिकारी, कोई नेता नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, आपने स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन एक साफ सीधी सी बात है, आज तक दोनों सरकारें रही है उत्तराखंड में, एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि जो शिक्षा का स्तर है उसको कैसे सुधारा जाए, बच्चों की अगर फीस कैसे कम की जाए, उनकी फीस कम करे तो बच्चे ज्यादा स्कूलों में आए। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर कब तक राजनीति होती रहेगी, ये समझ से परे है। देखिए मुस्कान जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए भी कहना चाहता हूँ और मैं अक्सर ये बातें कहता हूँ और मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुद्दा ये होना चाहिए कि 2 से 7 कांग्रेस ने क्या क्या घोषणाएं की, क्या काम किया, कितने काम किए, विकास पे चुनाव होना चाहिए। 7 से 12 भाजपा ने क्या काम किया, उसके बाद उसके बारे में पूछा जाए। 12 से 17 क्या काम हुआ, उसके बारे में पूछा। ये जो तमाम चीजें हैं, इस तरह की चीजें गौण होती है ना। आप एक दूसरे से विकास की लड़ाई लड़िए। अगर कहीं कांग्रेस से कुछ छूट गया भैया तो भाजपा उसको पूरा करे, और भाजपा से छूट गया तो कांग्रेस उसको पूरा करे। ये आरोप प्रत्यारोप से उत्तराखंड नहीं चलेगा। 22 साल हो गए, 22 साल में भी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड आज तक नहीं बन पाया है। क्या कमी है, क्या चाहते थे हम, किस लिए हमने उत्तराखंड राज्य मांगा? क्या हम उस 17 करोड़ के उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं थे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो वहीं हमारी पूरी हो रही थी, वहाँ मुख्यमंत्री भी बन रहे थे, मंत्री भी बन रहे थे। हमने 70 विधायकों के लिए और ये 12 मंत्रियों के लिए नहीं मांगा। हमने इसलिए मांगा कि दूरस्थ क्षेत्र में कहीं जो हमारी माँ बहन है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो। जो पानी हमारा नीचे बह जा रहा है, जिस हम बात करते हैं कि पानी और जवानी काम नहीं है, वो जवानी और पानी को किस तरह से उत्तराखंड के काम लाया जाए, उस पर योजना बननी चाहिए। अब अगर कांग्रेस नहीं बना पाई तो भाजपा बनाए, और भाजपा नहीं बना पाई तो अब 22 साल हो गया है, ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। और मैं एक बात बहुत
स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अब 22 के बाद ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए कि भाई 22 तक जो हमने नहीं किया है वो होना चाहिए। पानी ऊपर से केदारनाथ बद्रीनाथ से नीचे निकल कर बह जा रहा है, भैया उस पानी को रोक के ऊपर कहीं पहाड़ पे चढ़ाओ, वहाँ पानी चढ़ा के जो है सौर ऊर्जा के द्वारा जो है, सौर ऊर्जा का तो बहुत चल रहा है आजकल, और उसको चढ़ा के पानी जो है गाँव गाँव पहुंचे। नीचे नदी बह रही है, ऊपर गाँव में पानी नहीं है आज भी। और देखिए जब तक आप पलायन तब रुकेगा जब आप जो है बेरोजगार को रोजगार गांव में दोगे। जहां रॉ मटेरियल है वहां अगर आप इस तरह की कोई कच्चे माल की जो है लघु उद्योग वगैरह खोलेंगे, और भाई करके दिखाए, सरकार करके दिखाए तब लोग करेंगे ना। पहाड़ में तो गरीब आदमी है, कहाँ से कर लेंगे पहाड़ के लोग। ठीक है, अब आप कोटद्वार में खोल दिया, देहरादून में खोल दिया, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में खोल दिया, भाई ये मैदानों में खोलने से जितना आपने खोल दिया। अब जरा पहाड़ों की तरफ भी देखो, जरा उधर पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत उधर भी जाओ, इधर से रुद्रप्रयाग, चमोली से उधर थराली, देवाल, नानबगढ़, दसौली, पोखरी, उनको भी देखो भी क्षेत्रों में। चलिए ठीक है राजेंद्र शाह जी, ये राज्य जी ठीक है। संगीता जी आप भी अपनी बात बताएं, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी क्योंकि बहुत समय हो गया है, आपके पास भी मैं नहीं आ पाई हूँ, आप अपनी बात रखें। मैं राजेंद्र शाह जी की इस बात से सहमत हूँ कि अब जो लड़ाई चाहे वो कांग्रेस बीजेपी की रही हो चाहे किसी की रही हो, लेकिन अब उत्तराखंड के बारे में सोचने की जरूरत है क्योंकि 21 साल उत्तराखंड के बर्बाद हो चुके, और आज भी अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए उत्तराखंड के बच्चों को लड़ना पड़ रहा है, रोजगार के लिए दूर जाना पड़ रहा है उत्तराखंड को छोड़ करके, तो ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि इन दोनों पार्टियों को मौका दिया। तो अब ये सोचिए कि रोजगार कैसे दिया जाए। तो जब आप मुद्दों की बात करेंगे और जो भी सरकार रहती है जब वो 5 साल अपना विकास जो किया है उसको बताएगी, तब उत्तराखंड का विकास होगा और तब ये लड़ाई कहीं ना कहीं हम जीतेंगे। जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है वो बनेगा, वरना ये तू मैमे की लड़ाई यूं ही चलती रहेगी और 5 साल आते रहेंगे, जाते रहेंगे और उत्तराखंड यूं ही बर्बाद होता रहेगा। और जो उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का उत्तराखंड था वो उसका कुछ नहीं हो पाएगा और वो यूं ही बर्बाद हो जाएगा। कभी महंगाई की मार में, कभी माताएं बहनें सड़कों पे प्रसव के दौरान अपना दम तोड़ेंगी, कभी स्कूल बंद हो जाएंगे और बच्चे शिक्षा नहीं पा पाएंगे और हमारा उत्तराखंड बहुत पिछड़ जाएगा। जबकि ये सब होते हुए भी कि यहाँ सारे संसाधन है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर हमारा उत्तराखंड पीछे हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो तभी मुमकिन है। इसलिए अब कल जब वोट होगा और तो यहाँ की जनता को भी ये सोच करके वोट करना है अब हम किसको चुने और किस नेता को चुने, कि केवल एक कैडर बोर्ड को ना देखें कि कांग्रेस का कैडर बोर्ड, बीजेपी का कैडर बोर्ड, जनता को भी कैडर बोर्ड से कहीं ना कहीं बाहर निकल के उत्तराखंड के विकास के बारे में और अपने बच्चों के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड का विकास होगा। और एक सही व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड यूं ही जैसे बर्बाद होता आया है उसी तरह से बर्बाद होता रहेगा। ठीक है, तो सहमति बन गई है कुछ। संजीव जी आप भी बता दें, अगर आप इस बात से सहमत हो तो ये डिबेट थोड़ा पॉजिटिव से चली जाएगी, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है कि 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड को, 22 साल पूरे होने वाले हैं, अभी भी अगर उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। विकास की सोच और विकास की अवधारणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पूरी तरह से गंभीर रही है और हम केवल एक बातों में ही इन सारी चीजों को नहीं उलझा देना चाहते, वरन हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, धरातल पे वो काम दिखने लगे हैं। तो आज धरातल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आपके विकास की बातें खत्म नहीं होगी संजीव जी, बात जो हुई थी सहमति की उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, बात सवाल पर आप बात करते ही नहीं है, सवाल का जवाब देने की बात आप करते ही नहीं है। मैडम आप भी हमारे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप लोग मैंने ये सवाल नहीं होते हैं ना, ये अक्सर बात है, सवाल नहीं होते हैं तो एंकर को कह दो कि विपक्ष की भूमिका निभा रही है और खुद को क्लीन चिट दे दो, हर बार ये बात होती है। कम से कम जो बात आपसे पूछी गई है उसका जवाब दे दें। सहमति आपसे मांगी गई है, सहमति नहीं दे रहे हैं आप, बीजेपी शुरू से ये कर रही है, बीजेपी शुरू से वो कर रही है। ठीक है, समय इतनी इजाजत देता है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो उत्तराखंड में तैयारियां भी चुनाव की पूरे तरीके से पूरी हो गई है और कल वोटिंग होनी है। अब देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और अपनी मुहर लगाती है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज। नमस्कार।